स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलनों वाला जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और काफ़ी क्वेश्चन हमने उसमें कर भी लिए थे। काफ़ी चीज़ें वहाँ पर हमने डिस्कस की थी, डिटेल में उनके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में भी हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आगे के प्रश्नों को करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आपके पहले प्रश्न के साथ। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला था? तो देखिए, ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित तथा निर्धनों का उत्थान करे। बी, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। सी, उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। ऑप्शन डी है, इस संदर्भ में सभी उपयुक्त ए, बी तथा सी कथन सही हैं और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। तो देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अनटू दिस लास्ट जो पुस्तक है उसमें संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल दिया था? तो वह संदेश था कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में ही निहित है। यानी कि जो व्यक्ति है, यदि वो अपना कल्याण चाहता है तो उसे सभी का कल्याण करना चाहिए, इसी में उसका कल्याण है। पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक लिखी थी जॉन रस्किन ने। इसके लेखक कौन थे? देखिए, आपको नाम याद रखना है उनका, और इसके लेखक थे जॉन रस्किन। इनकी पुस्तक थी कौन सी? अनटू दिस लास्ट। अब देखिए, यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। तो महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन, देखिए अभी हमने आपको नाम बताया कि पुस्तक कौन सी पुस्तक थी? अनटू दिस लास्ट पढ़ी थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। इसकी समीक्षा में गांधी जी ने 3 बातों को नोट किया, जिसमें प्रमुख है व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में ही निहित है। तो यह आपको याद रखना है। किसकी पुस्तक थी? जॉन रस्किन की। कौन सी पुस्तक थी? अनटू दिस लास्ट थी। और इसके बारे में गांधी जी ने कहाँ लिखा है? जो उनकी जीवनी है उसमें लिखा है। जीवनी का नाम है गांधी जी का सत्य के साथ मेरे प्रयोग। बहुत ही शानदार बुक है, यदि उसको हम पढ़ें तो जीवन परिवर्तन हो जाता है, ऐसी पुस्तक है। एक महात्मा गांधी की ये है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और एक पुस्तक है भगत सिंह की, मैं नास्तिक क्यों हूँ। 2 ऐसी शानदार पुस्तकें हैं, यदि इनको पढ़ें तो बहुत कुछ समझ में आता है और आपको अंदर तक हिला देने वाली 2 पुस्तकें हैं ये। अब देखिए, अगला प्रश्न है, गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही है? ऑप्शन है आपके पास, ए रस्किन से, बी थोरों से, सी टॉलस्टॉय से, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। तो देखिए, यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यह भी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से। जो गांधीवादी विचारधारा है या गांधी जी ने जो विचारधारा अपनाई वो किन किन लोगों से प्रभावित रही? तो वह आपके जो अनटू दिस लास्ट के लेखक हैं जॉन रस्किन, उनसे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो थोरो से और टॉलस्टॉय से। अब यहाँ पर देखिए, हम बात करते हैं कि ये लोग क्या थे, इनका गांधी जी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, वो हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रस्किन का हमने आपको बताया, उनकी पुस्तक गांधी जी पढ़ते हैं अनटू दिस लास्ट, और उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा गहरा प्रभाव उसका पड़ता है। यह पुस्तक पूर्ण रूप से गांधी जी को बदल देती है। इससे मुख्य चीज़ जो वे सीखते हैं वो थी कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में ही निहित है। फिर देखिए, यदि हम बात करें तो इसके बाद थोरो जो थे, उनसे जो है गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा का फंडा था वो गांधी जी ने थोरो से लिया। यह आप याद रखें, आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो टॉलस्टॉय था, वो उसका एक कथन था कि ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है, यानी हर व्यक्ति में ईश्वर है। तो इससे गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए और यहाँ से वो अहिंसक असहयोग की नीति को अपनाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर भी यदि हम इसकी चर्चा करें तो क्या बातें कही गई हैं? धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और
टॉलस्टॉय, इन सभी ने सबसे अधिक प्रभावित किया है। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। विस्तार में इनके ऊपर हम वर्ल्ड हिस्ट्री में भी बात करेंगे। इनने सबसे अधिक प्रभावित किया गांधी जी की विचारधारा को। अब देखिए यहाँ पर गांधी जी ने थोरो जो है उससे कौन सी नीति, सबने अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई। किसकी? सबने अवज्ञा की। तो देखिए यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सबने अवज्ञा की नीति गांधी जी ने कहाँ से पाई? थोरो से। इसके बाद यदि आगे देखें तो देखिए रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा। तो आपको याद रखना है रस्किन से गांधी जी क्या सीखते हैं? शारीरिक परिश्रम का आदर करना। और टॉलस्टॉय जो है उसका एक प्रसिद्ध वाक्य था कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, यानी हर इंसान के अंदर ईश्वर है, जो कि हमने आपको बताया था। उससे गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए और यह उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना था। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं, वो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी हैं? तो देखिए सबसे पहली है कि रस्किन का क्या प्रभाव पड़ा, और उसके बाद दूसरी चीज़ है कि थोरो का, और फिर टॉलस्टॉय का। तो देखिए रस्किन से उन्होंने क्या सीखा? तो रस्किन से उन्हें सीख मिली कि जो शारीरिक श्रम है, परिश्रम है, उसका भी आदर करना चाहिए। थोरो से उन्होंने सबने अवज्ञा की नीति सीखी, और टॉलस्टॉय से उन्होंने अहिंसक असहयोग की नीति सीखी थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है गांधी जी के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? ऑप्शन है ए स्वदेशी आंदोलन, बी खिलाफत आंदोलन, सी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन यानी कि इंडिविजुअल सत्याग्रह, या फिर ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए यहाँ पर किससे संबंधित नहीं थे? तो गांधी जी आपके स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। स्वदेशी आंदोलन आपका 1905 में होता है, बंगाल विभाजन के विरोध में। उस समय गांधी जी यहाँ पर नहीं थे, इसलिए गांधी जी इससे संबंधित नहीं थे। खिलाफत आंदोलन हम जानते हैं 1920 में वे करते हैं। फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह आंदोलन होता है, और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन भी गांधी जी द्वारा चलाया जाता है। इनके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। तो आपको याद रखना है किस एक आंदोलन से संबंधित नहीं थे गांधी जी, और वो था आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से स्वदेशी आंदोलन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो देखिए ऑप्शन है ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी सबने अवज्ञा आंदोलन, सी बारदोली आंदोलन, या फिर ऑप्शन डी खेड़ा आंदोलन। तो देखिए यहाँ पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह जो है यह कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1928 में। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए इसका नेतृत्व किया था किसने? सरदार पटेल ने। और इसी आंदोलन के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि यहाँ की जो महिलाएं थीं उनके और गांधी जी द्वारा दी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण था बारदोली ये आंदोलन, हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें इनकी, तो देखिए अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में हुआ था। सबने अवज्ञा आंदोलन यह कब हुआ था? तो यह आपका हुआ था 1930 में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और फिर खेड़ा आंदोलन हम जानते हैं 1918 में हुआ, अहमदाबाद मिल आंदोलन के बाद में। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह कब किया? 1918 में। इसके अलावा सबने अवज्ञा आंदोलन यह कब किया? तो देखिए सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में करते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 2 फेज़ में होता है, 1930 से 1931। फिर गांधी जी और इरविन में समझौता होता है, वे इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ से आकर इसे वापस प्रारंभ भी करते हैं, लेकिन दूसरे फेज़ में इतना सक्सेसफुली इसे नहीं चला पाते हैं क्योंकि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कांग्रेस को एक इलीगल संस्था घोषित करके सभी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है। अगला था भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए यह भी हमने आपको बताया, यह कब हुआ? यह आपका 1942 में हुआ था। जबकि बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ, उसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं बल्कि किसने किया? तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, और यहीं से इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। ये इसलिए भी यह आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सही है? ऑप्शन दिए गए हैं ए
जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। बी, असहयोग आंदोलन शुरू किया। सी, सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। या फिर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो देखिए ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। गांधी जी ने, हम सभी जानते हैं, उन्होंने हरिजन सभा बनाई और अछूतों की दशा में सुधार लाने के लिए काफ़ी प्रयास किया। असहयोग आंदोलन उनके द्वारा प्रारंभ किया गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921-22 में। उसके अलावा सबने अवज्ञा आंदोलन वे करते हैं 1930 में। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन सदास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन तथा सबने अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था और इसीलिए ये आपके सारे जो ऑप्शन हैं, विकल्प हैं, वे सभी यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो देखिए ये हमने आपको जब स्टोरी सुनाई थी किसकी, चंपारण आंदोलन की, तो वहाँ पर भी बताया था। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। ए, जवाहरलाल नेहरू। बी, वल्लभ भाई पटेल। सी, राजगोपालाचारी। या ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा गया था। तो जो लोग ये सवाल खड़ा करते हैं कि वो खुद ही जबरदस्ती राष्ट्रपिता बन गए या कांग्रेस ने बना दिया, तो यहाँ से आप जवाब देख सकते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को यदि किसी ने बनाया या किसी ने संबोधित किया तो वे सुभाष चंद्र बोस थे। और ये भी तब किया जब सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस छोड़ चुके थे, वे यहाँ से चले गए। इसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई, उसके बाद वे जाते हैं सिंगापुर, जापान और वहाँ जाकर इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय आर्मी की स्थापना करते हैं। और जब सिंगापुर में वे अपनी एक अलग भारतीय सरकार वहाँ पर बनाते हैं तो सिंगापुर रेडियो पर वो आते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं इस चीज़ का। और उसके शुरुआती शब्द कुछ इस प्रकार से थे कि बापू, हमारे राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी, आज आपके आशीर्वाद से हमने सिंगापुर में भारत की स्वतंत्र सरकार का गठन किया है। ये शब्द थे किसके? सुभाष चंद्र बोस के। तो देखिए जो भी कहानियाँ चलती हैं उन सब की बजाय हम नॉलेज पर फोकस करें तो हमें सत्यता अपने आप पता चल जाती है। अगला प्रश्न है, गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था। ऑप्शन है ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। बी, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान। सी, 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में। या फिर ऑप्शन डी देखते हैं यहाँ पर। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा की उपाधि दी गई थी किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्योंकि पहली बार ऐसा होता है कि अंग्रेज भारतीयों के सामने झुकते हैं चंपारण सत्याग्रह में और उससे प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? ऑप्शन है आपके पास। ए, जवाहरलाल नेहरू ने। बी, मदन मोहन मालवीय ने। सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया गया था। कब? तो देखिए यहाँ पर यह भी आपको याद रखना है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। कब? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया था। यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? ऑप्शन है ए, निर्मल कुमार बोस। बी, महादेव देसाई। सी, प्यारेलाल। डी, वल्लभ भाई पटेल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्यारेलाल। अब देखिए यहाँ पर यदि थोड़ी सी हम इसकी स्टोरी जानें तो
महात्मा गांधी के सबसे लंबे समय तक सचिव रहे थे महादेव देसाई, लेकिन जब देश आज़ाद होने पर आया उससे पहले उनकी मृत्यु हो जाती है और उस दौरान महात्मा गांधी के सचिव बनते हैं प्यारे लाल। नोआखाली की घटना हम जानते हैं, देश आज़ाद हुआ, सभी लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे और उसी समय जो देश के सीने पर एक छुरी चली थी वो था विभाजन। उस विभाजन में बहुत हिंसा भड़काई मोहम्मद अली जिन्ना ने और गांधी जी खुद भी उस हिंसा को कंट्रोल करने के लिए उतरे। वे नोआखाली में थे बांग्लादेश में, वहाँ पर वो दंगों को रोक रहे थे और वहाँ पर उनके सचिव थे प्यारे लाल। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो नोआखाली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नेयर गांधी जी की व्यक्तिगत क्या थी, चिकित्सक थी। प्यारे लाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो आपको नाम याद रखना है, पहले सचिव कौन थे, महादेव देसाई, और दूसरा नाम आप याद रखें प्यारे लाल का। तो देखिए महादेव देसाई, इनके आगे आप फर्स्ट लिख लीजिए जिससे आपको याद रहे, पहले सचिव ये थे और इनके बाद बनते हैं प्यारे लाल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। ऑप्शन है आपके पास, ए राजकोट सत्याग्रह, बी खेड़ा सत्याग्रह, सी वायकोम सत्याग्रह, या फिर ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। और देखिए ये आपके लिए है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है। सही उत्तर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वायकोम सत्याग्रह। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। इसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तो देखिए ये क्या था, ये मंदिर प्रवेश सत्याग्रह था। बेसिकली ये क्या था, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, यानी कि मंदिरों में प्रवेश के लिए एक सत्याग्रह किया गया था। अब यहाँ पर देखते हैं तो देखिए वायकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह क्या था, मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। राजकोट सत्याग्रह आपका 1939 के संबंध में महात्मा गांधी के 4 दिनों के अनशन के बाद वायसराय की मध्यस्थता से राजकोट के शासक समझौते पर राजी हुए थे। तो आपको याद रखना है राजकोट समझौता कब हुआ, ये आपका हुआ था 1939 में। खेड़ा हम जानते हैं कब हुआ, 1918 में। असहयोग आंदोलन हम सभी जानते हैं 1921-22 में जो है आपका असहयोग आंदोलन चलाया गया था गांधी जी द्वारा। तो याद रखें राजकोट सत्याग्रह होता है 1939 में। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। तो देखिए एक चीज़ और याद रखनी है, वायकोम सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर आप याद रखें यह हुआ था आपके केरल में। कहाँ पर, केरल में। यह जो है छुआछूत के विरोध में और मंदिर में एंट्री के लिए ये किया गया था। अब देखिए कौन कौन से कथन दिए गए हैं। पहला कथन है यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। दूसरा कथन है महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कूट देख लेते हैं क्या दिया गया है। कूट है केवल एक सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही हैं, और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2 सही है। तो देखिए यहाँ पर कथनों को देखते हैं। पहला कथन क्या है, यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। यह कथन आपका बिल्कुल सही है। वायकोम सत्याग्रह हमने अभी आपको बताया कहाँ हुआ था, केरल में। और किस लिए हुआ था, तो यह मुख्यतः मंदिर में जो एंट्री होती है या मंदिर में अंदर प्रवेश के लिए यह आंदोलन किया गया था। तो वहाँ पर प्रवेश किनको नहीं दिया जाता था मंदिरों में उस समय, जो भी शूद्र लोग होते थे या फिर हरिजन लोगों को नहीं दिया जाता था, और छोटी जातियां जिन्हें बोला जाता था उनके साथ में ये भेदभाव किया जाता था। तो उन्होंने यह आंदोलन किया था, इसलिए आपका पहला कथन सही है। दूसरा, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो देखिए यहाँ पर क्या था, महात्मा गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन में नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने इसको समर्थन दिया और अपने निर्देशन में इस आंदोलन को चलाया। जो आंदोलनकारी थे, सत्याग्रही थे, वे पूछते थे क्या करना चाहिए और गांधी जी उन्हें निर्देश दिया करते थे। इसलिए आपका दूसरा कथन भी यहाँ पर सही माना जाएगा। यदि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता तब हम देखते, तो वहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था, यह याद रखना था। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, कथन 1 और 2
दोनों। अब देखिए यहाँ पर अभी हमने आपको वायकोम सत्याग्रह के बारे में बताया था, थोड़ी और विस्तार से यहाँ पर उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए कहाँ, केरल, जो कि हमने आपको बताया, केरल के हिंदू समाज में अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत तथा जातिगत भेदभाव के विरुद्ध तत्कालीन त्रावणकोर, आज का कहाँ त्रावणकोर, वर्तमान जो कि केरल में है, उसमें एक सामाजिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ था जिसे वायकोम सत्याग्रह के नाम से आप जानते हैं। कब हुआ? 1924-25, आपको यह वर्ष भी याद रखना है। यद्यपि गांधी जी ने इस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, यह चीज़ हमने आपको बताई थी, लेकिन उनका निर्देशन एवं समर्थन इस आंदोलन को प्राप्त था। तो इसलिए आपका दूसरा कथन भी यहाँ पर सही था। तो देखिए क्या याद रखना है, वायकोम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? केरल में। कब हुआ? वर्ष 1924 में हुआ, आज के त्रावणकोर में, और यह छुआछूत के खिलाफ था। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि गांधी जी इसमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनके निर्देशन में हुआ और उनका समर्थन इस आंदोलन को प्राप्त था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ? तो देखिए ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का है, इसलिए थोड़ा इस प्रकार का एक क्वेश्चन है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। ऑप्शन है ए 2 अक्टूबर 1906, बी 20 दिसंबर 1920, सी 1 जुलाई 1937, या फिर ऑप्शन डी 9 सितंबर 1942। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 20 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ में पहली बार गांधी जी आते हैं। कहाँ पर? रायपुर में। तो यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? ऑप्शन दिए गए हैं, ए एन सिन्हा, बी बृज किशोर प्रसाद, सी जेबी कृपलानी, या फिर ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछ लिया गया है। तो देखिए थोड़ा डीप फैक्ट वाला क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, इसे आप आराम से भी कर सकते हैं, पहले भी हमने कई बार इनका जिक्र किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जेबी कृपलानी। यदि आप याद रखें तो कई बार हमने इन्हें पढ़ाते हुए नाम लिया आचार्य कृपलानी। तो ये एक टीचर थे, अध्यापक थे, इसीलिए इनके नाम के आगे आचार्य कृपलानी लगाया जाता है। तो यह हमें याद रखना है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पेशे से एक वकील थे। तो यह भी आपको याद रखना है। देखिए थोड़ा सा अजीब टाइप या ट्रिकी क्वेश्चन लगे, लेकिन बहुत ही इजी था। यदि आपने चीज़ें जो बताई गई हैं उनको ध्यान से सुना है तो आप इस यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन को भी कर सकते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? ऑप्शन है ए जीडी बिरला, घनश्याम दास बिरला, बी सेठ जमनालाल बजाज, सी जेआरडी टाटा, या फिर ऑप्शन डी बालचंद हीराचंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सेठ जमनालाल बजाज जो हैं गांधी जी के साथ कई लंबे वर्ष तक जुड़े रहे। इसके अलावा वे एआईसीसी यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है उसके काफ़ी समय तक क्या रहे? कोषाध्यक्ष, खजांची रहे, और 1930 में वे जेल भी गए थे जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से एक थे। वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे। वर्ष 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वे जेल गए थे। तो 1923 में भी और 1930 में भी वे जेल गए थे। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो सेठ जमनालाल बजाज जो थे इनको गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता था। इन्हें और क्या क्या कहते थे? तो देखिए इन्हें आप राय बहादुर भी कहते थे। तो देखिए आपको याद रखना है, इन्हें राय बहादुर की भी उपाधि दी गई थी। इसके अलावा इन्हें गांधी जी का दत्तक पुत्र, तो देखिए आपको यह भी याद रखना है। और किस नाम से आप इन्हें जानते हैं? गांधी जी का दत्तक पुत्र या फिर 5th सन ऑफ गांधी जी, गांधी जी का 5वां बेटा भी इन्हें कहते हैं। किसको? जमनालाल बजाज को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उपयुक्त विवरण है। ऑप्शन है ए जीडी बिरला का, बी एमआर जयकर का, सी जमनालाल बजाज का, ऑप्शन डी बीएस श्रीनिवास शास्त्री का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जमनालाल बजाज के बारे में यह कथन कहा गया है। अभी हमने उनके ऊपर चर्चा भी की थी और ये आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। तो देखिए कई बार इस प्रकार से भी थोड़ा सा उनके बारे में डिस्क्रिप्शन देके चीज़ों को पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। ऑप्शन है ए रेवरेंड थॉमस मूर, बी एओ ह्यूम, सी रेवरेंड चार्ली एंड्रूज या फिर ऑप्शन डी विलियम बावेल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रेवरेंड चार्ली एंड्रूज जो हैं वे गांधी जी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। ऑप्शन सी आपको याद रखना है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यह आपको मिला है। अब देखिए ये आपको पीडीएफ भी दी जाती है, तो आप वीडियो को लेते हुए भी इन क्वेश्चंस को, इनमें जो फैक्ट्स हैं उनको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं या फिर आप इन्हें बाद में भी आराम से पीडीएफ से लिख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हम इनके ऊपर बात करेंगे। तो चार्ल्स एंड्रूज, दीनबंधु एंड्रूज के नाम से भी आप इन्हें जानते हैं, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। आगे देखते हैं। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फार्म में गांधी जी के साथ रहे थे। जो फिनिक्स आश्रम था गांधी जी का, उसमें साथ रहे थे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए इन्हें दीन बंधु की उपाधि दी थी। तो देखिए यह भी आपको याद रखना है कि इन्हें दीन बंधु की उपाधि दी गई थी। किसने दी थी? तो गांधी जी ने दी थी। एंड्रूज वर्ष 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो थी उसके अध्यक्ष भी रहे। कब? 1925 में और 1927 में। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में भी लंदन गए थे। तो यह भी आपको यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पर कौन कौन से। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसमें गांधी जी के एक अंग्रेज दोस्त भी थे। उनका नाम क्या था? तो वे थे रेवरेंड चार्ली एंड्रूज, जिन्हें दीनबंधु एंड्रूज के नाम से भी आप जानते हैं। इन्हें दीनबंधु की उपाधि दी गई थी। किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष रहे 2 बार, 1925 और 1927 में। इसके अलावा यदि हम बात करें जब गांधी इरविन समझौता होता है तो महात्मा गांधी जाते हैं कहाँ? लंदन, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है यानी कि गोल में सम्मेलन होता है उसमें, और वहाँ ये गांधी जी के साथ में जाते हैं एक सहयोगी के रूप में। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ? ऑप्शन है ए मौलाना मोहम्मद अली, बी मौलाना शौकत अली, सी मौलाना आज़ाद या फिर ऑप्शन डी मौलाना रहमत अली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मौलाना शौकत अली। इसका यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो वर्ष 1920 में महात्मा गांधी द्वारा छत्तीसगढ़ की यात्रा की गई, जिसमें उनके साथ कौन थे? मौलाना शौकत अली भी थे। गांधी जी द्वारा यह यात्रा पंडित सुंदरलाल शर्मा के आमंत्रण पर की गई थी। मौलाना शौकत अली प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे जो कि खिलाफत कमेटी के भी सदस्य थे। उनके भाई मौलाना मोहम्मद अली ने दी कॉमरेड नामक पत्र निकाला था। शौकत अली ने प्रथम एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलनों में भी भाग लिया था। ये कुछ पॉइंट्स थे यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? ऑप्शन है ए नैनी, बी यरवदा, सी सेल्यूलर या फिर ऑप्शन डी आगा खान पैलेस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यरवदा जेल। कहाँ पर है? तो यरवदा जेल है आपके पुणे में। वही जेल जहाँ पर संजय दत्त को भी सजा जब उन्हें हुई थी तो वहाँ पर रखा गया था। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है यरवदा जेल। इसमें गांधी जी जो हैं 1930 में इन्हें बंद किया जाता है जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सबने अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे। तो यह याद हमें रखना है। और इसी अधिकतर जो समय है गांधी जी ने एक लंबा समय
इस जेल में निकाला, इसलिए भी उन्होंने इसे मंदिर कहा था। तो आपको याद रखना है कहाँ पर है, यरवदा जेल पुणे में। 1930 में गांधी जी इसमें बंद किए गए थे। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें तो यरवदा कारागार कहाँ है, महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। गांधी जी को वर्ष 1930 में बंदी के रूप में यहाँ भेजा गया था। यहाँ से गांधी जी साबरमती के आश्रम वासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे। यरवदा जेल में गांधी जी ने अपने अनुभवों एवं आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा करते हुए यरवदा कारागार को मंदिर की संज्ञा दी है। तो यदि आप भी यरवदा जेल पहुंच जाते हैं तो उसे जेल की जगह मंदिर ही समझें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी, ऑप्शन है ए कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष थे, बी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, सी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, या फिर ऑप्शन डी कांग्रेस के महासचिव थे। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो देखिए क्या पूछा है, जब भारत आज़ाद होता है 1947 में, उस समय महात्मा गांधी क्या थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वे कांग्रेस के सदस्य यहाँ पर नहीं थे। यह हमें याद रखना है। लास्ट जो है 1934 में यदि हम बात करें तो महात्मा गांधी कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और इसके बाद वे कभी भी फॉर्मल रूप से, औपचारिक रूप से कांग्रेस के सदस्य नहीं बनते हैं। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके पीछे भी एक अच्छी खासी कहानी है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तथा वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने तथा राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा। यानी कि जो पॉलिटिक्स चलती थी या जो भी चीज़ें होती थी वो गांधी जी से पूछ करके होती थी, लेकिन कांग्रेस के वे फॉर्मल रूप से, औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने 1934 के बाद। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। ऑप्शन है ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या फिर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का गांधी जी की मृत्यु पर यह कथन था कि हमारे जीवन से अब एक प्रकाश चला गया है, बापू अब नहीं रहे हैं। ये शब्द थे किसके, जवाहरलाल नेहरू के। तो यह आपको याद रखना है। अब देखिए कब मारे गए गांधी जी, तो यह भी आपको याद रखना है 30 जनवरी 1948 को एक कायर ने गांधी जी की हत्या कर दी थी, हम सभी जानते हैं यहाँ पर। तो देखिए यदि हम इसकी बात करें तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है, यानी कि अब हमारे चारों ओर सिर्फ और सिर्फ अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे हमारे बीच नहीं रहे। यह कहना था किसका, महात्मा गांधी का। अब देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें अलग उसमें चली जाती हैं, लेकिन एक सोचने की बात है कि सिर्फ ऐसा तो था नहीं कि महात्मा गांधी ने कहा कि आप देश का विभाजन कर दीजिए और देश का विभाजन हो गया और इसलिए आपने उन्हें गोली मार दी। ये तो अब अभी जो हमने आपको चीज़ें बताई हैं, प्रीवियसली जो चीज़ें समझाई हैं, उनसे आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने एक सोची समझी साजिश के तहत मुस्लिम लीग को खड़ा किया। धीरे धीरे उन्होंने हिंदू मुस्लिमों में विभाजन के बीज रोपने प्रारंभ किए। 1909 में फिर वो मॉडरेमेंटो रिफॉर्म लेके आते हैं और उसके बाद कांग्रेस जैसे तैसे करके 1916 में मुस्लिम लीग को अपने साथ लेती है। मुस्लिम लीग का भी उद्देश्य देश को अलग करना नहीं था, लेकिन देखिए ये एक पर्सनल एम्बिशन बन गया था मोहम्मद अली जिन्ना का। उन्हें यह चीज़ अच्छे से समझ में आ गई थी कि जब तक जवाहरलाल नेहरू जैसा महान नेता इस देश के पास है, मैं यहाँ पर बड़ा नेता या उनके बराबर में खड़ा नहीं हो पाऊँगा। सिर्फ इस एक पर्सनल एम्बिशन को पूरा करने के लिए उस व्यक्ति ने इस देश को अलग करवा दिया। और यदि किसी को मारना ही था तो उसे मोहम्मद अली जिन्ना को मारना चाहिए था और काफ़ी पहले मार देना चाहिए था, जिससे ये नौबत ना आती। पर वो चीज़ें अब हिस्ट्री में चली गई, जो चीज़ें हो चुकी हैं, कुछ ये चीज़ें पॉलिटिकल भी हैं, तो इन पर हमें ज़्यादा नहीं जाना है। जो फैक्ट्स हैं, जो हिस्ट्री है, जो वास्तविकता है, उसको हमें अच्छे से
करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया, यानी वन मैन आर्मी? ऑप्शन है ए चर्चिल ने, बी एटली ने, सी माउंटबेटन ने, या फिर ऑप्शन डी साइमन ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन, जो आखिरी वायसराय थे भारत के। उन्होंने गांधी जी को क्या कहा? वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि उन्होंने दी थी। तो देखिए उन्होंने क्या कहा था गांधी जी के बारे में, कितने महान व्यक्तित्व थे कि लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कहा? माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स या वन मैन आर्मी की उपाधि प्रदान की थी तथा कहा जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे वह काम गांधी जी ने कर दिखाया बिना किसी हथियार के। क्यों? जो 50,000, 1 लाख, 2 लाख सैनिक भी हथियार लेकर नहीं कर सके, वो गांधी जी ने बिना हथियारों के अंग्रेजों को यहाँ से हटा करके कर दिया था। और माउंटबेटन की यदि हम बात करें, आखिरी वायसरॉय थे, रॉयल फैमिली के मेंबर थे ब्रिटेन की के। इसके अलावा एक बहुत ही सैन्य अधिकारी थे और बहुत ही सीधी बात करने वाले व्यक्ति थे। और माउंटबेटन भी अंत तक इस पक्ष में नहीं थे कि देश का विभाजन किया जाए। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को इस चीज़ पर लताड़ भी दिया था कि इस देश का विभाजन नहीं होगा, परंतु जब जिन्ना ने लोगों को मरवाना चालू कर दिया तो माउंटबेटन ने कहा कि शायद अब यही एक बेटर ऑप्शन रहेगा। और जवाहरलाल नेहरू भी अंत तक नहीं चाहते थे कि इस देश का विभाजन हो। जब लाखों लोग मरने लगे तो जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि ठीक है, अब फिलहाल हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम देश का विभाजन करें, जिससे या तो अब 2 ही चीज़ें हैं, हम देश को बचाए रखें और ये लड़ाई हमेशा के लिए जारी रहे, और या फिर दूसरा ये है कि हम लोगों की ज़िंदगी बचाएं और इस मसले को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। तो वहाँ पर बेटर ऑप्शन दूसरा ही था और वही अपनाया गया। आगे हम बात करेंगे पूरे इस प्लान पर क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे कैसे पार्टीशन होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? ऑप्शन है ए दादा भाई नेहरू जी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी फिरोज शाह मेहता, या ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछा है, इम्पोर्टेंट बन जाता है इसीलिए। तो देखिए गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और उन्होंने गांधी जी को क्या सलाह दी थी? उन्होंने सलाह दी कि आप अपने कान खुले रखें, मुंह बंद रखें और आंखें खुली रखें, पूरे देश को घूमें। और वहीं से गांधी जी के 3 बंदरों का कंसेप्ट भी आता है। पूरे देश को घूमें, समस्याएं जानें, लोगों को जानें, देश को समझें और फिर कोई भी आंदोलन यहाँ पर करें या जो आपकी राजनीति है उसको करें। ये गोपाल कृष्ण गोखले जो राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के, उन्होंने कहा था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पर यदि आप बात करेंगे तो देखिए महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान के साथ लेकिन मुंह बंद कर व्यतीत करें, यानी 1 वर्ष पूरे भारत को घूमें, पैदल पैदल घूमें, लोगों को जानें और सारी चीज़ों को समझें, देश को समझें। जब देश की समझ विकसित हो जाए तब वे आंदोलन करें, या तब उन्हें समझ में आएगा कि हाँ देश को किस प्रकार से किस रास्ते पर ले जाना है और क्या करना है। और देखिए गांधी जी की सबसे बड़ी जीत ये नहीं है कि उन्होंने देश को आज़ाद कराया। गांधी जी की सबसे बड़ी जीत ये है कि उन्होंने हमारे देश में इतनी वैल्यूज़ डाली हैं जो आज तक रुकी हुई हैं। यदि आप देखेंगे तो 1947 के आसपास बहुत सारे देश आज़ाद हुए, सभी लोकतंत्र बने। उस समय लोकतंत्र की एक लहर चली पूरे विश्व में और उपनिवेशवाद को ख़त्म करने की लहर चली। ब्रिटेन भी कमज़ोर हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, काफ़ी कारण थे देश के आज़ाद होने के। तो लेकिन उससे भी बड़ी एक चीज़ जो गांधी जी ने की वो थी जो वैल्यूज़ हमारे अंदर डाली, जो भारत के संविधान में, भारत के लोगों में जो वैल्यूज़ उन्होंने डाली वो बड़ी चीज़ थी। क्यों? क्योंकि जो भी देश हमारे आसपास आज़ाद हुए हैं, आप देखिएगा गूगल करके भी कि कौन कौन से देश भारत के साथ या इसके आसपास आज़ाद हुए हैं, तो आप पाएंगे वे सभी लोकतंत्र थे। लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो गया, यानी कि कहीं पर सेना ने विद्रोह कर दिया, कहीं पर डिक्टेटरशिप वापस आ गई, कहीं पर राजाशाही वापस आ गई। सिर्फ एक भारत है जहाँ पर लोकतंत्र बना रहा और बना हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी और जो अनेक लोग उनके साथ जुड़े हुए, चाहे क्रांतिकारी थे या जो कांग्रेस के लोग थे, सभी का अपना अपना योगदान है। ये उनकी वैल्यूज़ हैं और आज़ादी से बड़ी उनकी जीत यही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में
पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? ऑप्शन है ए एनी बेसेंट, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले या ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। जो गुरु है वही आदेश दे सकता है या वही सलाह दे सकता है गांधी जी को, वरना गांधी जी किसी की सुनते ही नहीं थे। गांधी जी सबको अपने हिसाब से चलाते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते हैं? ऑप्शन है आपके पास ए सरदार पटेल, बी महात्मा गांधी, सी लाला लाजपत राय या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अलग से आप नोट भी कर लीजिएगा इसे। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का कहना था कि जो गलत साधन है वे हमें कभी भी सही उद्देश्य तक या सही मंजिल तक नहीं ले जा सकते हैं। कौन कहता था? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। जो है उनका कहना था कि जो चीज़ नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सही नहीं हो सकती। और वास्तविकता में यदि आप देखेंगे तो जो चीज़ नैतिक रूप से गलत है वह फिर हर प्रकार से ही गलत हो जाती है। एथिक्स भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये कंसेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और देखिए ये, और हमने शुरुआत में ही बात की थी कि महात्मा गांधी की जो राजनीति की परिभाषा थी वो अलग थी। महात्मा गांधी के लिए राजनीति का मतलब कभी भी सत्ता नहीं था। उनके लिए राजनीति का मतलब था कि जो गरीब हैं उनकी सहायता हो, सर्वोदय हो, सभी का उत्थान हो और जन कल्याण हो। बस यही महात्मा गांधी की राजनीति का नियम कहता था। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा करते हैं तो महात्मा गांधी राजनीति में नैतिक मूल्यों की स्थापना के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि नैतिकता विहीन राजनीति राज्य को गर्त में मिला सकती है, जो कि अब धीरे धीरे मिलता ही जा रहा है, क्योंकि जो भी लीडर हैं, नेता हैं, उनमें कोई नैतिकता आपको देखने को नहीं मिलेगी। वे मानते थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है। इसलिए गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि वे राजनीतिज्ञों में संत थे और संतों में राजनीतिज्ञ थे। तो देखिए आपको याद रखना है, राजनीतिज्ञों में संत और संतों में राजनीतिज्ञ किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। वैसे भी देखिए यदि राजनीति में कोई ईमानदारी की बात कर रहा है तो वो संत के समान ही है राजनीति में। तो इसलिए आपको ये चीज़ें कुछ याद रखनी है। कुछ चीज़ें देखिए ऐसे ही लाइट वे में हम बोल देते हैं, लेकिन काफ़ी गंभीर चीज़ें हैं तो उन पर भी हमें विचार करना चाहिए, और साथ साथ इन चीज़ों से थोड़ा सा याद करने में भी हमें आसानी होती है। तो इस प्रकार से भी उन चीज़ों को हमें लेना चाहिए। और जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी ब्रॉड माइंडेड रहना चाहिए, क्योंकि यदि पहले से जो चीज़ें आपको कहीं आपने सुनी हैं या ऐसे ही पढ़ ली हैं उनसे अलग होकर आपको वास्तविकता हिस्ट्री में देखने को मिलेगी, और एक चीज़ के पीछे कई सारे कारण होंगे, तो आप उन सब चीज़ों से निकलकर इन चीज़ों को उस प्रकार से देखें तो आपके लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा, आपकी समझ भी डेवलप होगी और वास्तविकता जो है उसका भी आपको पता चलेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया। ऑप्शन है ए तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, बी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के विरुद्ध, सी मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध, या फिर ऑप्शन डी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। तो देखिए वैसे तो हम सभी जानते हैं सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण में करते हैं, लेकिन वह यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है? यहाँ पर आपके पास ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में। कहाँ पर? अहमदाबाद मिल सत्याग्रह आंदोलन। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए इस प्रकार से भी आपको चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट ना पूछ करके इनडायरेक्टली वहाँ पर घुमाकर आपसे यह प्रश्न पूछा गया। अब देखिए हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी जो कहानी है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा, उसे जान लेते हैं कि अहमदाबाद मिल सत्याग्रह जो था वो क्या था तो और उसके कारण क्या थे। तो देखिए होता क्या है, 1918 में अहमदाबाद में जो कॉटन मिल के मज़दूर थे, वह अहमदाबाद एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था ही कॉटन मिल के लिए। अहमदाबाद में क्या हुआ, बहुत ही फ्रिक्वेंटली प्लेग फैलता रहता था, और इसी कारण जो मिल के
जो स्वामी होते थे, मिल के ओनर्स होते थे, वो प्लेग बोनस दिया करते थे अपने अपने मज़दूरों को। फिर एक बार जब प्लेग रुक गया तो उन्होंने बोनस भी रोक दिया, जिसके बाद जो मज़दूर थे उन्होंने डिमांड करी कि भाई हमारी जो तनख्वाह है वो 50% से बढ़ाई जाए। लेकिन जो मिल के मालिक थे उनका कहना था 50% नहीं, हम 20% बढ़ाएंगे। तो मज़दूर जो हैं गांधी जी से मिलते हैं। जब गांधी जी से मिलते हैं तो वो गांधी जी कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, हड़ताल कर दीजिए और मैं खुद भी हड़ताल में आऊँगा। और हड़ताल गांधी जी ने किसके खिलाफ करी? जो उनके सबसे खास दोस्त थे अहमदाबाद में, अम्बालाल साराभाई। वो भी देखकर चौंक गए कि अरे कल तक हमारे साथ बैठ के चाय पी रहे थे, आज हमारे खिलाफ स्ट्राइक पर चले गए हैं। उनके खिलाफ वो बैठ गए। अम्बालाल साराभाई की बहन थी अनसुईया बहन या अनसुईया साराभाई जो थी, वो भी गांधी जी के साथ आई। फाइनली क्या होता है कि एक वही ट्रिब्यूनल बनाया जाता है जिसमें ब्रिटिश सरकार भी थी, मिल ओनर भी थे और गांधी जी भी थे। और फाइनली फैसला होता है कि 35% सैलरी बढ़ा दी जाए। अब लेबर कहते हैं कि नहीं साहब 50% बढ़ेगी। तो गांधी जी कहते हैं देखिए ऐसा है, आप 20 मांग रहे थे, वो 20 दे रहे थे, आप 50 मांग रहे थे, थोड़ा सा वो बढ़ाने को तैयार हुए हैं, थोड़ा सा आप भी घटाइए और बीच का एक काम रास्ता निकाल लीजिए। तो 35% पर यह डील डन हो जाती है और गांधी जो है यहीं से मिल जो या फिर जो ट्रेड यूनियन होती थी या फिर जो मजदूर वर्ग था उसके नेता यहाँ से स्थापित हो जाते हैं। यह भी एक इम्पॉर्टेंट मोड़ था इस आंदोलन का। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी कहानी पढ़ते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग वर्ष 1917 में चंपारण में किया था, जिसकी हमने आपको कहानी बताई थी, तथा उसके बाद इसका दूसरा प्रयोग उन्होंने फरवरी मार्च 1918 में कहाँ अहमदाबाद की कॉटन मिल के औद्योगिक मजदूरों की कम मजदूरी के विरुद्ध संघर्ष हेतु किया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, चंपारण नहीं है इसलिए हमने अहमदाबाद आंदोलन को सही माना गया है। तो विवाद किस चीज़ को लेकर था? तो मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। गांधी जी के 3 दिन के अनशन जो कि भारत में उनकी प्रथम भूख हड़ताल थी। तो पहली भूख हड़ताल गांधी जी ने कहाँ की, आपको याद रखना है, जो अहमदाबाद मिल आंदोलन था उसमें की। इसके बाद मिल मालिक इस मामले में मध्यस्थता के लिए तैयार हो गए और अंततः उन्हें बोनस देना पड़ा। सैलरी हाइक कितनी थी मजदूरों को? 35%। तो यह भी आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको मिलता है। और फैक्ट क्या है? तो फैक्ट है आपका कि गांधी जी ने पहली भूख हड़ताल कहाँ की थी? तो गांधी जी ने पहली भूख हड़ताल देश में की थी आपके अहमदाबाद कॉटन मिल सत्याग्रह के दौरान। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो देखिए वही प्रश्न जस्ट अभी बताया और अगला प्रश्न ही वह है। ऑप्शन है ए असहयोग आंदोलन में, बी रॉलेट सत्याग्रह में, सी अहमदाबाद की हड़ताल, या ऑप्शन डी बारदोली सत्याग्रह। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद की हड़ताल। कब? 1918। बारदोली सत्याग्रह में बताया था हमने आपको कि गांधी जी शामिल नहीं थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसे लीड किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? ऑप्शन है ए बम्बई में, बी लखनऊ में, सी चंपारण में, या ऑप्शन डी वाराणसी में। तो देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो आपको पहले बताया हुआ है ये, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी वाराणसी में। कहाँ पर? तो देखिए 1916 में जो है BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसका उद्घाटन समारोह था। भारत के सभी बड़े बड़े नेता वहाँ पर पहुँचे हुए थे, जैसे कि तो देखिए भारत के वायसरॉय पहुँचे हुए थे, बिहार के एक राजा पहुँचे हुए थे, एनी बेसेंट पहुँची हुई थी, कांग्रेस के अन्य नेता पहुँचे हुए थे, और वहाँ पर गांधी जी भी पहुँचते हैं। गांधी जी को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि अरे कल शाम तक सूट बूट में थे, आज क्या हो गया, एकदम धोती में आए हैं। गांधी जी बैठते हैं, सबको सुनते हैं। सबसे एंड में गांधी जी खड़े होते हैं, स्टेज पे जाते हैं और बोलना चालू करते हैं। बोलना कम और सबकी वहाँ धज्जियाँ बिखेरना चालू करते हैं। सबसे पहले एनी बेसेंट के ऊपर बोलते हैं, इतनी क्लिष्ट हिंदी में बोलते हैं कि एनी बेसेंट को कुछ समझ में नहीं आता और वो उठ के चली जाती हैं। और गांधी जी कहते हैं कि जो लोग भारत के लोगों से उनकी भाषा में ही बात नहीं कर सकें, वो क्या उन्हें आज़ादी दिलाएंगे। फिर वो बिहार के राजा के बारे में कहते हैं कि अभी बिहार के राजा खड़े हुए, बहुत उन्होंने अच्छा खासा एक लेक्चर दिया गरीबी के ऊपर, और अपने यहाँ
गरीबी के सबसे बड़े कारण यही हैं, खुद सोने के आभूषणों से यहाँ लदे हुए बैठे हैं, इतनी ही गरीबों की चिंता है तो इसको लोगों में बांट दें। तो बिहार के राजा भी निकल लिए। फिर वायसराय की बारी आई, उनको भी गांधी जी ने लाइन पे लिया कि यहाँ पर वायसराय बैठे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम भारत में देखिए शिक्षा का हम विकास में सहयोग कर रहे हैं, आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनी है। गांधी जी कहते हैं सबसे ज़्यादा भारतीय शिक्षा की बुरी हालत आपकी वजह से है, यहाँ पर लोगों को सोचने बोलने की आज़ादी नहीं है, लोगों में आप भेदभाव करते हैं और आप क्या शिक्षा की बात कर रहे हैं यहाँ बैठकर, वो भी चल देते हैं। तो पहली बार गांधी जी जो हैं भाषण अपना देते हैं कहाँ, BHU के इनॉग्रेशन में 1916 में। बहुत ही शानदार सीन था और सभी को वहीं से पता चल गया था कि अब यहाँ पर एक असली लीडर आ चुका है और आगे कौन देश को चलाएगा यह भी वहाँ सबको समझ में आ गया था। और धीरे धीरे वे सभी लोग महात्मा गांधी के पीछे भी हो लिए। तो देखिए महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था, जिसकी हमने अभी आपको कहानी भी बताई। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया? ऑप्शन है आपके पास, A पटना, B कलकत्ता, C बम्बई, D गोरखपुर। देखिए ये तो आपका क्वेश्चन ही डिलीटेड है। क्यों? तो बंधुआ मजदूर यानी कि जो फोर्स्ड लेबर थी उसको कहाँ से, तो गांधी जी ने चंपारण आंदोलन से। तो यहाँ पर उत्तर तो होगा आपका क्या, ऑप्शन इनमें से तो कोई नहीं, लेकिन चंपारण आंदोलन कब होता है? 1917 में होता है, बिहार में है चंपारण। वहाँ पर से 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था वहाँ पर कौन मिलने जाता है? राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलते हैं, राजेंद्र प्रसाद मिलते हैं, JB कृपलानी, महादेव देसाई, ये सभी लोग गांधी जी से मिलते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चंपारण आइए, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे समस्या है और उस समस्या का समाधान आप करवाइए किसी भी प्रकार से। तो ये गांधी जी के द्वारा वहाँ पर फिर आंदोलन किया गया था। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से की थी। चंपारण आंदोलन की कहानी हमने आपको पिछली क्लास में काफ़ी डिटेल में सुनाई भी थी। आगे देखते हैं। तो देखिए चंपारण में किसानों को 1 बीघा जमीन के 3/20 भाग 3 कट्ठा, इसीलिए इसे 3 कठिया प्रणाली या 3 कठिया सिस्टम बोलते हैं, उस पर नील की खेती हेतु अंग्रेजों द्वारा बाध्य किया जाता था। इसे 3 कठिया पद्धति भी कहते थे। नील की खेती करने से इनकार करने पर अंग्रेज किसानों पर अत्याचार करते थे। इसके अतिरिक्त किसानों पर लगभग 40 प्रकार के टैक्स थोपे गए। बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर अंग्रेजों के अत्याचार से किसानों को मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। गांधी जी के कलकत्ता प्रवास के दौरान राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण गए तथा किसानों के अंग्रेजों की बंधुआ मजदूरी से मुक्ति हेतु सत्याग्रह आरंभ किया। जुलाई 1917 में चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी का गठन हुआ, जिसमें गांधी जी भी उसके सदस्य थे, हमने आपको बताया था। तो देखिए आगे, गांधी जी भी इसके सदस्य थे। इस कमेटी के प्रतिवेदन पर 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था और जो जबरदस्ती के कर किसानों से वहाँ पर वसूले गए थे उनमें से 25% पैसा भी लौटा दिया गया था। वहाँ पर किसान गांधी जी को बोलते हैं कि अरे सिर्फ 25% ही आया है, गांधी जी पूरा लीजिए। गांधी जी उन्हें समझाते हैं कि देखिए यहाँ पर कितना पैसा आया है, क्या चीज़ हुई है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि अंग्रेज पहली बार आपके सामने झुके हैं। अंग्रेज़ों ने पहली बार स्वीकार किया है कि हाँ यहाँ पर हम गलत हैं, हमने ये चीज़ गलत की है, पहली बार ऐसा हुआ है, तो वो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये साइकोलॉजिकली बहुत इम्पोर्टेंट था। देखिए क्यों? क्योंकि यहाँ से भारत के लोगों में एक आत्मविश्वास आता है कि हाँ हम अंग्रेज़ों को झुका सकते हैं, बिना मारपीट किए, बिना हिंसा के हम उन्हें झुका सकते हैं। और ये साबित करके दिखाया किसने? महात्मा गांधी ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? ऑप्शन है A कृषक वर्ग, B मध्यम वर्ग, C जनता, ऑप्शन D मजदूर। तो देखिए हम जानते हैं अहमदाबाद आंदोलन में किसके लिए किया था महात्मा गांधी ने? तो वह किया गया था जो कॉटन मिल यानी कि जो कपास की मिलें थीं उनके जो मजदूर थे उनके द्वारा। तो यहाँ पर उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर D मजदूर वर्ग। कृषक वर्ग महात्मा गांधी के साथ आ गया कब से? जब चंपारण सत्याग्रह हुआ। फिर जब महात्मा गांधी करते हैं आपका कौन सा सत्याग्रह? आपका अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, तो मजदूर साथ आ गए। और फिर
आने वाले उनमें जनता साथ आ गई। तो देखिए पूरा देश महात्मा गांधी के साथ इस प्रकार से जुड़ गया। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए हमने पहले भी इसकी कहानी आपको बताई, यहाँ पर और हम देख लेते हैं। तो देखिए चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। यहाँ पर मजदूर क्या चाह रहे थे कि हमें 50% हमारी तनख्वाह बढ़ाइए। मिल मालिक क्या कर रहे थे कि सिर्फ 20% ही बढ़ाएंगे। इसको लेकर उनमें विवाद हो गया। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जो प्लेग बोनस था उसे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गांधी जी के अनशन के बाद गठित ट्रिब्यूनल ने उनकी बात मान ली और गांधी जी का जो अहमदाबाद आंदोलन था वह भी एक सक्सेसफुल आंदोलन रहा। यहाँ पर गांधी जी ने पहली बार क्या किया था, तो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक यानी कि फर्स्ट भूख हड़ताल यहाँ पर गांधी जी के द्वारा की गई थी। तो क्या किया गया था गांधी जी के द्वारा, फर्स्ट भूख हड़ताल जो अहमदाबाद आंदोलन था उसमें की गई थी। और यहाँ से जो मजदूर वर्ग था वह भी गांधी जी के साथ अब जुड़ गया था। तो देखिए जो दो देश में आज भी सबसे बड़े वर्ग हैं, किसान वर्ग और मजदूर वर्ग, उनको गांधी जी ने अपने साथ ले लिया था। इनसे पहले जो लोग थे वो इन जो बड़े बड़े वर्ग थे और जो सबसे ज़्यादा शोषित थे उनको अपने साथ नहीं ले पा रहे थे। यही अंतर है गांधी जी में और बाकी लोगों में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? ऑप्शन है ए चंपारण सत्याग्रह, बी अहमदाबाद संघर्ष, सी खेड़ा संघर्ष या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद संघर्ष जो था वो औद्योगिक मजदूरों से संबंधित था। इससे पहले हमने बात करी थी किसकी, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले चंपारण था जो कि किसानों से संबंधित था। इसके अलावा जो खेड़ा आंदोलन था वह भी आपके किसानों से संबंधित ही था। अब जब आगे खेड़ा आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर हम उसकी भी कहानी जानेंगे कि खेड़ा आंदोलन क्या था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? ऑप्शन है ए किसानों के लिए, बी सूती मिल कामगारों के लिए, सी आभूषण कारीगरों के लिए या ऑप्शन डी प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सूती मिल कामगारों के लिए गांधी जी द्वारा अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया गया 1918 में। अगला प्रश्न है गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन है ए दक्षिण अफ्रीका 1903, बी लंदन 1904, सी दिल्ली 1905 या ऑप्शन डी अहमदाबाद 1906। तो देखिए गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप सिद्धांत था यानी कि जो गांधी जी के काम किए गए थे उनके ट्रस्टीशिप में वे उनकी जो एक लॉ फर्म थी उसके द्वारा कहाँ किए गए, तो देखिए गांधी जी ने वकालत की थी कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका 1903 में। अब देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहानिसबर्ग में अपनी एक लॉ फर्म स्थापित की जहां वे वर्ष 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया था। तो यह आपको याद रखना है गांधी जी की। अब ट्रस्टी किसके होते हैं, तो देखिए ट्रस्टी होते हैं कोई फर्म हो, कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन हो उसके। तो गांधी जी का तो ऐसा कुछ था ही नहीं। जो कुछ था साउथ अफ्रीका में था उसे वे वहीं छोड़कर आ गए। तो साउथ अफ्रीका में जो उनकी लॉ फर्म थी उसमें उन्होंने ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत होता है उसे लागू किया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन है ए वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, बी केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है, सी वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे या ऑप्शन डी वे यूएस में
करण के पक्षधर नहीं थे। तो देखिए क्वेश्चन अच्छा है और इजी भी है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि गांधी जी का यूएसए से कोई लेना देना नहीं था। तो उत्तर हो जाएगा आपका गलत जो है वो है ऑप्शन डी। तो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए यहाँ पर गांधी जी जो थे उनकी गांधीवादी अर्थव्यवस्था के क्या क्या पॉइंट हैं वो यहाँ पर हमें याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं, मेंस में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए क्या है, वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, बिल्कुल सही बात है। उनके का कहना था केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, यानी कि जो हम सेंट्रलाइजेशन करते हैं चीज़ों का, यानी केंद्र को ज़्यादा मजबूत बनाना। अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। और वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, ऐसा नहीं है, वे इसके पक्षधर थे। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर हम यदि इसकी चर्चा करें तो गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु, भूमि तथा वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। और इन बातों के आधार पर जहाँ तक अमेरिका का संबंध है तो उन्होंने मशीनीकरण का विरोध नहीं किया था। अमेरिका में कुछ भी हो उससे गांधी जी का कोई लेना देना था भी नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। ऑप्शन है ए उनके मंदिर प्रवेश द्वारा, बी उनको सहायता प्रदान करके, सी उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष अलग करके, या उनके लिए कुटीर उद्योग की स्थापना करके। इसका सही उत्तर है देखिए यहाँ पर, और ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एक अच्छा प्रश्न है ये। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। जो अछूत हैं उनके लिए एक कुटीर उद्योग स्थापित करके उनका सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है कि वे समाज की मुख्य धारा में भी आएंगे और आर्थिक रूप से भी वे सक्षम बनेंगे, ऐसा महात्मा गांधी का मानना था। अब देखिए यहाँ पर हम इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर। तो देखिए गांधी जी की अर्थनीति सभी तरह से के शोषण का विरोध करती है, चाहे वह शोषण देश के भीतर एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का हो या बाहर से हो। गांधी जी इसको दूर करने के लिए एक ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्न के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सके। इसके लिए वे स्वदेशी उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहते थे ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके और वे भूख से पीड़ित ना हों। वैसे भी गांधी जी ने क्या कहा था कि सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी है। इसके लिए गांधी जी ने कुटीर उद्योगों जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज बनाना, चमड़े का काम आदि पर जोर दिया। इससे गांधी जी का मानना था कि गरीबों और शोषितों का आर्थिक और सामाजिक सुधार करने में मदद मिलेगी। अब देखिए ये चीज़ काफ़ी प्रैक्टिकल भी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइंस, टेक्नोलॉजी, इनका विकास भारत में नहीं था। तो गांधी जी चाहते थे कि जो हमारे खुद के उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, उन पर विशेष बल दिया जाए, उन्हें अच्छा बनाया जाए, उन्हें मजबूत किया जाए और शोषित वर्ग को उससे जोड़ा जाए। इससे दो चीज़ें होंगी, वे समाज की मुख्य धारा में आएंगे, लोगों के बीच में आएंगे, और दूसरी चीज़ वो फाइनेंशियली यानी कि आर्थिक रूप से भी वे मजबूत होंगे। तो ये गांधी जी की आर्थिक नीति थी इसमें। और देखिए गांधी जी की खासियत यही है कि उन्होंने इस देश में से जो बाहरी शोषण था अंग्रेज़ों का उसे तो भगाया ही, और जो आंतरिक शोषण होता था, भेदभाव होता था, उसे भी जिस लेवल का होता था उससे आज बहुत कम है। तो देखिए ये उनकी एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी उपलब्धि है एक देश के रूप में हमारी भी। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। अब इस टॉपिक पर आपकी एक क्लास और होगी, उसके बाद आपका गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा।